जुगाड़ू सास बहू का खेतों में ससुराल। सोचा नहीं था जिनको अपने खून से सींच कर इतना बड़ा किया वो ऐसा काम कर बैठेंगे। कितना मान था मुझे अपने बेटों पर, लेकिन उन्होंने सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया। सही कहा आपने माँ जी, हमारे पतियों ने सिर्फ दूसरी शादी नहीं की, वो हमारे लिए पराये हो गए। अब हम कभी उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ से हमें ठुकराया गया है। श्रुतिका के ऐसे बोलने पर सभी अपने बीते पलों में खो गए कि किस तरह उनकी जिंदगी में अचानक ही सैलाब आया था। माँ जी, आज तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लूं। वैसे भी सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ऐसे में गर्म पराठों से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है बहू, लेकिन पराठों के साथ चटनी बनाना मत भूलना। बड़ा मन कर रहा है तीखे तीखे आलू के पराठे खाने को। जी माँ जी। अरे क्या हुआ बहू? रश्मिका का अचानक चेहरे का रंग उड़ गया था। विमला ने भी जैसे ही पीछे देखा तो वो भी चौंक गई। अरे रानव, व्योम और आकाश, तुम तीनों आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये लड़कियां कौन हैं? विमला ने अपने बेटों से हैरान होकर पूछा, लेकिन उन्होंने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया और वो तीनों ही तीनों औरतों के साथ घर के अंदर घुस गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम तीनों मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या जवाब दें हम? बोलो, क्या जवाब दें? देखकर समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़कियां हमारी कौन हो सकती हैं? तुम तीनों ने बीवियां होते के साथ भी दूसरी शादियां कर ली? हे भगवान! व्योम जी कह दीजिए कि ये झूठ है, मजाक है ये सब। मैं इस सब को नहीं झेल सकती। क्या कह दूं और क्यों कह दूं मैं? ये झूठ नहीं, यही सच है। हम तीनों भाई इन्हीं लड़कियों को पसंद करते थे। अपने बेटे की बात सुनकर विमला का भरोसा और यकीन सब कुछ चकनाचूर हो गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके तीनों ही बेटे दूसरी शादियां करके घर लौटे थे। काफी देर तक तो विमला चुप रही, लेकिन फिर गुस्से में उबलते हुए बोली, तुम तीनों ने आज मेरी परवरिश, मेरा मान, सब कुछ खराब कर दिया। ये साबित कर दिया तुमने कि तुम मेरी कोख से पैदा होकर भी मेरे बेटे ना बन सके, और जो मेरे अपने ही नहीं हैं, मैं भला उनके साथ क्यों रहूं? मैं जा रही हूँ। ये घर, ये पत्नियां, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक। और आपके साथ माँ जी हम भी अपना सब कुछ छोड़ आए, या कहूँ जो हमारा था ही नहीं उससे दामन छुड़ा लिया। और अब हमारे नसीब में ये फुटपाथ, जमीन का बिस्तर और आसमान की चादर बची है। श्रुतिका के इतना बोलने पर सभी की आंखों से झरझर आंसुओं का झरना बहने लगा। एक तरफ तीनों सास बहू हालातों की जंग लड़ रही थी। न सिर पर कोई छत थी, न बैठने को कोई चादर। वहीं दूसरी तरफ एक माँ के 3 बेटे और 3 पत्नियों के सुहाग कुछ इस तरह से अपने घर में थे। वाह, बहुत ही अच्छा किया जो मैंने तुमसे शादी कर ली सीमा। सच में तुम्हारे हाथों के खाने का तो स्वाद ही अलग है। आज की रात बड़ी हसीन है। हमारे रास्ते के पत्थर खुद ही हमारे रास्ते से हट गए, तो अब और क्या ही चाहिए। अच्छा रहना, खाना तो लाजवाब है। बस जरा तुम थोड़ी देर को हीटर भी चला दो, ये सर्दी की खुनकी भी खत्म हो जाएगी। व्योम के बोलने पर उसकी दूसरी पत्नी ने हीटर ऑन कर दिया और वो सभी शान से खाना खाने लगे। एक तरफ 3 बेटे ऐशो आराम की अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नियां और माँ का कुछ ऐसा हाल था। बहुओं, बड़ी सर्दी लग रही है। ऐसी बर्फीली हवाओं में हमारी रात कैसे कटेगी? अभी तो किसी तरह इस फुटपाथ पर ही रात गुजार लेंगे माँ जी। कल घर का कोई जुगाड़ देखेंगे। रात काफी हो चुकी थी। तीनों सास बहू के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो चारों वहीं फुटपाथ पर ही लेट गईं और किसी तरह अपनी आंखों को बंद किया, लेकिन किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई थी। ऐसे ही सवेरा हो गया और अब शुरू हुई चारों सास बहू की घर की तलाश। आसपास तो ज्यादातर रईसों के घर हैं, यहाँ हमारे लिए जगह नहीं है माँ जी। तुम इन बस्तियों में जगह ढूंढ भी क्यों रही हो? ठुकराए हुए लोगों को ऐसे जगह नहीं मिलती है मेरी बच्चियों। इन इलाकों से निकल चलो, अब तो कोई बंजर जमीन ही हमारा ठिकाना बन सकती है। अपनी सास की बात को सुनकर तीनों बहुओं ने चलना शुरू कर दिया। वो चलते चलते काफी दूर आ गईं, जहां आसपास बस कुछ घर और बाकी बस खेत ही खेत थे। वहां पर उन्हें एक बंजर सी जमीन मिल गई। माँ जी, ये जगह कैसी रहेगी? हाँ बहू, ये जगह तो सही है, लेकिन यहाँ पर रहने का तो कुछ भी इंतजाम नहीं है। बस सिर्फ खाली जमीन ही पड़ी है। नहीं है तो हम यहाँ रहने के लिए जुगाड़ से घर बना लेंगे माँ जी। अब देखना हम कैसे इस बंजर सी जमीन को रोशन करते हैं।
सही कहा, जैसे बचपन में हम मिट्टी से घर वगैरह बनाया करते थे, वैसे ही आज हम अपना मिट्टी, घास और लकड़ी से घर बनाएंगे। माँ जी आप यहीं ही रहना। रश्मिका भाभी आप मिट्टी इकट्ठा कीजिए, मैं जाकर अंदर जंगलों से लकड़ी ढूंढती हूँ, और साक्षी तुम घास फूस का जुगाड़ कर लो। श्रुतिका की बात सुनकर सभी बहुएं काम पर लग गईं। रश्मिका के पास मिट्टी खोदने का कोई औजार नहीं था। मुझे लकड़ी को खोदने को तो बोल दिया, लेकिन मैं इसे खोदूं कैसे? रश्मिका आसपास कुछ ढूंढने लगी और फिर उसे एक जुगाड़ सूझा। उसने एक पेड़ की मजबूत सी लकड़ी को तोड़ा। अब इससे कोशिश करती हूँ। रश्मिका जोर जोर से उस लकड़ी को मिट्टी की जमीन पर मारने लगी, जिससे काफी मिट्टी खुद गई। अरे वाह, ये जुगाड़ तो काम कर गया। एक तरफ रश्मिका का काम अच्छा चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी का कुछ ऐसा हाल था। यहाँ तो मुझे कहीं भी घर बनाने लायक घास फूस मिला ही नहीं। ये थोड़ी सी हरी घास मिल पाई है जो मुझे नहीं लगता कि किसी काम की है। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ भूसे का जुगाड़? अरे हाँ, साक्षी को भी एक आइडिया आया और वो खेतों से निकलकर एक दूधिया के घर पहुंची। हाँ जी, क्या देख रही हैं? वो मैं देख रही थी कि आपके यहाँ गाय भैंस पाली जाती हैं। जी हाँ, मैं एक दूधिया हूँ। क्या आप मुझसे ये हरी घास लेना चाहेंगे? मैं जंगल में निकली तो थोड़ी सूखी घास की तलाश में थी, लेकिन इस नम मौसम में मुझे वो नहीं मिली। ये एकदम ताज़ा घास है। आप ये लीजिए और मुझे थोड़ा सा भूसा दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। जरूर। साक्षी ने दिमाग चलाकर भूसे का जुगाड़ किया और श्रुतिका जंगल में लकड़ी की तलाश में लगी हुई थी। हे भगवान, सूखी सूखी लकड़ियां तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन मोटी लकड़ी बिना किसी औजार के तोड़ना बहुत मुश्किल है। आह! श्रुतिका हाथ से जोर लगा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसे भी एक जुगाड़ सूझा। उसने जंगल में से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे जमीन में दे मारा। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उन पैने टुकड़ों को उठाकर श्रुतिका ने उससे लकड़ी को काटा। जुगाड़ से सभी बहुओं का काम आसान हो गया और वो सभी सारा सामान लेकर वहीं अपनी सास के पास आ गईं। क्या रहा बहुओं, सामान मिला कि नहीं? हाँ माँ जी, सभी के हाथ भरे हुए हैं, सारा सामान मिल गया। चलो अब काम शुरू करते हैं। रश्मिका के बोलते ही सभी बहुएं काम पर लग गईं। उन्होंने लकड़ियों को खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने मिट्टी में भूसा मिलाकर उससे एक कुटिया बनाई। छप्पर के लिए उन्होंने लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया और मिलकर काम करने की वजह से घंटों का काम मानो मिनटों में निपट गया। अरे वाह, मेरी बहुओं ने कितना अच्छा घर बनाया। लेकिन बहुओं, बस इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। हम जानते हैं माँ जी, इसीलिए हमने बर्तन बनाने के लिए थोड़ी मिट्टी बचाई है। हम उससे बर्तन बना लेंगे और इस बची हुई जमीन पर हम खेती कर लेंगे, जैसे यहाँ के लोग करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फसल एकदम नहीं होती और हमारे पास तो ना बीज है ना कुछ और। हम खेती कैसे करेंगे? हमने इसका भी जुगाड़ सोच लिया है माँ। हम यही खेतों में से थोड़ी थोड़ी फसल बोएंगे और इतने वो फसल होगी, इतने हम इन्हीं खेतों में काम कर लिया करेंगे। अपनी बहुओं का जुगाड़ विमला को पसंद आ गया। बस फिर क्या था, तीनों बहुओं ने मिलकर मिट्टी से अपनी जरूरत के बर्तन बनाए और फिर वो अलग अलग खेतों में थोड़ी थोड़ी सी फसल मांगने को निकल गईं। आपकी फसल का बाल बराबर हिस्सा हमारी मदद कर सकता है, मना मत करना। ठीक है, ले जाओ। ऐसे ही उन्होंने कई तरह की फसलों का जुगाड़ कर लिया और उन्हें अपनी जमीन में बो दिया। अब विमला अपने खेत का ख्याल रखती थी और बाकी तीनों बहुएं अपने पेट की खातिर दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी, जिससे कि उनका गुजारा चलता था। जुगाड़ू घर और बर्तन भी उनकी जरूरत को पूरा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में उनकी फसल भी आने लगी और उसे बेचकर उन्होंने गुजारा शुरू किया और चारों सास बहू बस एक साधारण लेकिन सुकून भरी जिंदगी जीने लगी। अरे माँ, मान भी जाओ ना, अब तो शादी हो चुकी है। अब मैं काव्या को छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ। तो ये तो तुझे इस अलग कास्ट वाली लड़की से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी इतनी धूमधाम से कराऊंगी, लेकिन तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। माँ जी, पिताजी, हम लोगों ने आपके बिना मर्जी की शादी की है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका देकर तो देखिए। माँ, बाबा प्लीज मान जाइए ना, काव्या को मौका तो देकर देखिए। अपनी बहू बेटे की बात सुन सुरेखा और मोहन आखिरकार उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। सुरेखा अपनी बहू काव्या का गृह प्रवेश करती है और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन काव्या उठती है और किचन में जाती है और किचन देखकर कहती है, अरे यार, पूरे का पूरा किचन हरी सब्जियों से भरा हुआ है। इस किचन में तो एक अंडा भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो हर दिन नाश्ते में अंडा ब्रेड खाने की आदत है। एक काम करती हूँ, खुद जाकर दुकान से अंडे ले आती हूँ। काव्या मोहल्ले में बनी एक राशन की दुकान पर अंडा लेने जाती है। भाई साहब, एक ब्रेड का पैकेट और 4 अंडे दे दीजिए। क्या कहा बहन जी?
ब्रेड का पैकेट और अरे भाई साहब अंडे दीजिए। हे राम 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 राम, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में अंडे का नाम लेने की? हमारे मोहल्ले में कोई भी अंडा मीट मछली नहीं खाता है। जाइए यहाँ से। मेरे मुंह से भी ये शब्द निकलवाकर मेरी जुबान अशुद्ध कर दिया आपने। अब मुझे गंगा जल पीना होगा। ये दुकान वाला पागल तो नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रहा था? यहाँ तो कोई और दुकान भी नहीं है। काव्या पास वाली मार्केट में जाकर अंडे लेकर आती है और अपने किचन में बनाने लगती है। तभी मंदिर से काव्या की सास सुरेखा घर आती है। छी छी, ये बदबू कैसी आ रही है? कोई चूहा मर गया है क्या? सुरेखा जैसे ही उस बदबू का पीछा करते हुए किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू काव्या किचन में अंडा बना रही है। ये देख सुरेखा के हाथों से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, काव्या बहू, ये तूने क्या कर दिया? ब्राह्मण की रसोई में तूने अंडा बनाया है। अरे तू जानती भी है तूने कितना बड़ा पाप किया है। हे भगवान, तूने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऐसा भी क्या हो गया माँ जी? मैं सिर्फ अंडा ही तो बना रही हूँ। चुप कर तू। भगवान जी से माफ करना। अरे अगर किसी को पता चल गया मोहल्ले में कि हमारे घर में अंडा बना है तो वो लोग तो हमसे बात करना ही बंद कर देंगे। हमारे घर में तो क्या, पूरे मोहल्ले में कोई अंडा मीट मछली नहीं खाता। अब मुझे पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना होगा। इसका मतलब वो दुकान वाला ठीक कह रहा था। इस पूरे मोहल्ले में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, सब वेजिटेरियन है। अरे यार, कहाँ आकर फंस गई मैं। अरे मेरी तो दिन की शुरुआत ही नॉनवेज से होती है। अब तेरा क्या होगा काव्या? काव्या के ससुराल के साथ साथ पूरा मोहल्ला ब्राह्मण और पंडित लोगों से भरा हुआ था। जिन लोगों के घरों में लहसुन प्याज तक नहीं आता था, उन लोगों के घरों में तो नॉनवेज का नाम लेना भी किसी पाप से कम नहीं था। 3 दिन से लगातार हरी सब्जी खाने की वजह से काव्या का मन पूरी तरह से उब गया था। बस अब और मैं ये घास फूस नहीं खा सकती। मैं तो चली कुछ नॉनवेज लाने। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माँ जी की डांट ही तो पड़ेगी, सुन लूंगी। कम से कम मन को तो नहीं मारना पड़ेगा। काव्या नॉनवेज मार्केट जाकर वहां से फिश लेकर आती है। आज तो मैं मस्त फिश पॉपलेट बनाऊंगी। चलो अब जल्दी से इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। काव्या जल्दी से मछली साफ करके मछली बनाने के लिए मसाला तैयार करने लगती है। तभी काव्या की किचन की खिड़की से एक बिल्ली घुस आती है और मुंह में मछली उठाकर वहां से जाने लगती है, जिसे देख काव्या, अरे कहाँ लेकर जा रही है मेरी मछली? छोड़, रुक जा, कहाँ जा रही है? वो बिल्ली उस मछली को सीधा खिड़की से बाहर ले जाकर काव्या के घर के बाहर छोड़कर वहां से भाग जाती है। तभी अचानक काव्या के मोहल्ले वाले जैसे ही सुरेखा के घर के बाहर मछली को देखते हैं। अरे हे मुरली मनोहर, ये हमारे मोहल्ले में किसने गंद लाकर रख दिया है? अरे कौन है ये पापी? ये तो सुरेखा के घर के बाहर पड़ी है। सुरेखा, ओ सुरेखा, जल्दी से बाहर आओ। मोहल्ले वालों की आवाज सुनकर सुरेखा जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर मछली पड़ी है, जिसे देख सुरेखा जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। राम 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 जी, क्या देख लिया मैंने? ये मेरे घर के बाहर किसने मच्छी फेंकी है? ये मच्छी आपके घर के बाहर है तो आपके घर से ही आई होगी ना। शर्म नहीं आती आपको? ब्राह्मण पंडित के मोहल्ले में रहकर मीट मछली खाते हुए पूरा मोहल्ला शुद्ध कर दिया। आप लोगों का दिमाग तो ठीक है। अरे हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं आता तो मीट मच्छी तो दूर की बात है, ये हमारे घर की नहीं है। सुरेखा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां भागी भागी काव्या आती है। इस बदतमीज बिल्ली ने मेरी मछली लाकर यहाँ गली में छोड़ दी। अब मैं इसे कैसे बनाऊं? क्या कहा? ये मछली तुम्हारी है? देखा सुरेखा बहन, हमने कहा था ना कि आपके घर की मछली है। अरे शर्म नहीं आई आपको पूरे मोहल्ले को दूषित करते हुए? सभी मोहल्ले वाले मिलकर सुरेखा काव्या को खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि तभी वहां रंजीत आता है और बात को संभालते हुए कहता है, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। काव्या को नहीं पता था कि हमारा मोहल्ला वेजिटेरियन मोहल्ला है, यहाँ पर कोई नॉनवेज नहीं खाता। देखिए आप लोग फिक्र मत करिए, मैं काव्या को समझा दूंगा। चलो काव्या अंदर चलो। लेकिन मेरी मछली का क्या होगा? मेरी मछली हाथ तो आई लेकिन मुंह ना लगी। नॉनवेज ना खाने की वजह से काव्या का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो जाता है, इसलिए आज काव्या खुद नॉनवेज बनाने के बजाय बाहर KFC से ऑर्डर कर लेती है। KFC खाकर काव्या चिकन की हड्डियों को कूड़े में डाल देती है। अगले दिन सुरेखा जैसे ही कूड़ा लेकर उसे फेंकने के लिए मोहल्ले से निकलती है कि तभी कुछ कुत्ते आकर सुरेखा के कूड़े की पन्नी छीनने लगते हैं। अरे इन कुत्तों को क्या हुआ? कुत्ते सुरेखा से कूड़े की पन्नी छीनकर उसे फाड़कर उसके अंदर रखी हुई हड्डियों को खाने लगते हैं, जिसे मोहल्ले के कुछ लोग देख लेते हैं। हे भगवान, अब इस बूढ़ी आंखों को यही देखना बाकी रह गया था। सुरेखा, तुझ में शर्म नाम की चीज बची है या नहीं? राम राम राम, सच में घोर कलयुग आ गया है।
उस बूढ़ी औरत की बात सुन सुरेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर काव्या पर चिल्लाने लगती है। अरे ये मोहल्ले वाले कम थे क्या, जो अब ये मोहल्ले के कुत्ते भी मेरी पोल खोलने में लगे हुए हैं। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अगर इस घर में तुझे नॉनवेज का नाम तक लिया ना तो चाय में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंकते हैं ना, वैसे तुझे निकाल कर घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी। अपनी सास की बातों को याद करते हुए और नॉनवेज न मिल पाने की वजह से काव्या काफी उदास होती है, जिसे देख रंजीत, मैं जानता हूँ काव्या, तुम्हारा नॉनवेज खाने का काफी मन कर रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं शाम को जब ऑफिस से आऊंगा तो तुम्हारे लिए बटर चिकन लेकर आऊंगा। खाने के बाद मैं फौरन उसे ले जाकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दूंगा। इससे माँ और मोहल्ले वाले को भी कुछ पता नहीं चलेगा और तुम नॉनवेज खा लोगी, ठीक है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। शाम को ऑफिस से आता हुआ रंजीत काव्या के लिए बटर चिकन पैक करवाकर घर लाने लगता है कि तभी रंजीत जैसे ही मोहल्ले में आता है, अरे भैया आ गए, भैया आ गए। भैया इस पन्नी में क्या है, आप क्या लाई हो हमारे लिए? इसमें चीज है ना, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अरे बच्चे रुक जा, इसमें तेरे खाने की कोई चीज नहीं है। वो बच्चा बटर चिकन की पन्नी को सीधा अपने घर ले जाता है और बैठकर उसे खोलकर खाने लगता है कि तभी उस बच्चे की माँ आती है। अरे माँ देखो ना, ये कैसा पनीर है, इसमें ये लकड़ी जैसा क्या है? हे राम राम, ये पनीर नहीं चिकन है। कहाँ से लाया तू इसे? किसने दिया तुझे? तूने तो हमारे पूरे घर को अशुद्ध कर डाला। वो बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो औरत मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करती है और सुरेखा के घर पर जाकर उसके पूरे परिवार पर चिल्लाने लगती है। बस सुरेखा काकी, अब बहुत हुआ। अब आप और आपका ये नॉनवेज खाने वाला परिवार हमारे इस मोहल्ले में नहीं रह सकता। पूरे मोहल्ले को खंडित करके रख दिया है आप लोगों ने। अरे कल तक तो सिर्फ आपके घर में मीट मछली थी, लेकिन आज तो हमारे घर तक मीट मच्छी पहुंचने लग गई है। या तो आप अपनी इस नॉनवेज खाने वाली बहू को इस मोहल्ले से निकालिए, या तो खुद ही इस मोहल्ले को छोड़ दीजिए। सभी मोहल्ले वालों को अपने घर में आकर यूं अपने परिवार की बेइज्जती करता देख सुरेखा को काफी दुख होता है। बहू, तुझे मैंने इतना समझाया लेकिन तू नहीं समझी। अब तो तू खुश है ना पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवाकर? अब तो हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मेरी ही गलती थी कि तुझे मैंने अपनाया, इससे अच्छा तो मैं तुझे अपनाती ही नहीं। अपने ससुराल वालों की यूं बेइज्जती होता देख काव्या को भी बहुत दुख होता है और वो जाकर अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती है। काव्या, मैं जानता हूँ माँ की बातों ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं नॉनवेज खाना कैसे छोड़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। काव्या, जब तुम मेरे परिवार के लिए नॉनवेज खाना छोड़ सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बाहर ले जाकर नॉनवेज खिला सकूं? माना कि हमारे मोहल्ले में नॉनवेज नहीं आ सकता, पर हम तो खुद चलकर नॉनवेज के पास जा सकते हैं ना। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। थैंक यू सो मच। काव्या घर में नॉनवेज लाना बंद कर देती है और अब जब भी काव्या का मन करता है तो वो रंजीत के साथ बाहर जाकर किसी होटल में आराम से नॉनवेज एंजॉय करती है। वहीं बाकी दिन काव्या अपने मोहल्ले और ससुराल वालों की तरह हरी सब्जी खाती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।